अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में रहनुमाओं के खिलाफ जो बयानिया और केसेस बनाए गए वो एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं। 2 रोज पहले डेली मेल ने शहबाज शरीफ पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स की स्टोरी पर माफी मांगकर स्टोरी डिलीट कर दी, जबकि आज लाहौर की इंसादे मंशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह को उस केस में बरियत दे दी जो केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बनाया गया था और पीटीआई हुकूमत उस केस की मुकम्मल ओनरशिप भी लेती थी और वक्त आने पर तमाम शवाहिद देने के दावे भी करती थी। राना सनाउल्लाह को मंशियात स्मगलिंग केस में जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो तकरीबन 6 माह तक जेल में रहे और ये वो केस था, ये वो इल्जाम था जिस पर राना सनाउल्लाह को सजाए मौत भी हो सकती थी। मगर आज लाहौर की अदालत ने यह बेबुनियाद केस खत्म कर दिया है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये केस 3 साल तक चलता रहा। कई जजेस, कई प्रोसिक्यूटर्स तब्दील हुए, मगर 3 साल गुजरने के बाद भी ना मंशियात स्मगलिंग का इल्जाम साबित हुआ, ना हीरोइन बरामदगी की कोई वीडियो सामने आई जिसका दावा किया जाता था। बल्कि आज इस केस के वो गवाहान भी इन तमाम इल्जामात से पीछे हट गए हैं जिनकी शहादत की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ चालान अदालत में जमा कराया गया था। अहम बात यह है कि इंसादे मंशियात फोर्स ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ 6 गवाहान की फहरिस्त दी थी, जिसमें एएनएफ के 2 गवाहान असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज और इंस्पेक्टर एहसान ने आज अदालत में खुद यह बयान हल्फी दिया कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के वक्त वो मौके पर मौजूद थे, मगर उन्होंने राना सनाउल्लाह के पास से मंशियात बरामद होते नहीं देखी। इस केस के गवाहान के बयान हल्फी के बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह अदालत से तो बरी हो गए, मगर इस केस ने एएनएफ के बतौर इदारा साख पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं कि कैसे इस इदारे को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। अहम बात यह कि ऐसा नहीं है कि आज जज ने यह कहा हो कि इस केस में सबूत कमजोर है इसलिए यह केस खारिज किया जाता है, बल्कि एएनएफ के अपने एहलकार और अफसरान के पीछे हटने की वजह से राना सनाउल्लाह को इस केस में बरियत मिली है। और एएनएफ वो इदारा है जो पहले दिन से कह रहा था कि हमारे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं। यह भी बताया गया था कि मंशियात का वजन कितना है, जबकि एफआईआर में तो यह तक कहा गया था कि राना सनाउल्लाह ने मंशियात के बैग की खुद निशानदेही की थी, बैग की जिप खुद खोलकर बताया था कि इसमें हीरोइन मौजूद है। मगर अब उसी एएनएफ के एहलकार बयान हल्फी दे रहे हैं कि हम मौके पर मौजूद थे, मगर हमने राना सनाउल्लाह से मंशियात बरामदगी नहीं देखी। तो सवाल ये उठता है कि जब हीरोइन मिली नहीं थी तो एएनएफ ने कैसे दावा कर दिया था कि 15 किलो हीरोइन बरामद की गई है। इसका जवाब उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देना ही है, लेकिन साथ साथ इदारे को भी बताना चाहिए कि इतना बड़ा इल्ज़ाम जिस पर एक शख्स को फांसी हो सकती थी वो कैसे और क्यों लगाया गया। अहम बात यह कि जुलाई 2019 में जब राना सनाउल्लाह को फैसलाबाद से लाहौर जाते हुए एएनएफ ने गिरफ्तार किया था और उनकी गाड़ी से 15 किलो हीरोइन बरामदगी का दावा किया था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इस केस की मुकम्मल ओनरशिप ली थी और उस वक्त के वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने उस वक्त के डीजी एएनएफ के साथ बैठकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बड़े दावे किए थे कि इस केस में सारे शवाहिद मौजूद हैं जो वक्त आने पर पेश किए जाएंगे। 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। 15 किलो आला क्वालिटी की हीरोइन जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू 15-16 करोड़ है, जो सबूत है हमारे पास वो इंशाल्लाह इंटैक्ट हैं और वो तमाम चीजें पेश की जाएंगी। गाड़ी की मूवमेंट, गाड़ी के नंबर प्लेट्स, तमाम चीजें आप जो आपके ज़हन में है ना, सब कोर्ट में पेश की जाएंगी। कोर्ट ऑफ लॉ में बिल्कुल प्रूव करेंगे कि कब से इन्वॉल्व हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये कोई फिल्म नहीं बन रही है जहाँ पे हम कैमरे लेकर खड़े हो जाएं। देयर इज एनफ प्रूफ, वी हैव सफिशिएंट प्रूफ, सफिशिएंट एविडेंस। डीजी एएनएफ और शहरियार आफरीदी दावे करते थे कि सारे शवाहिद मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं। उस वक्त शहरियार आफरीदी और डीजी एएनएफ की तरफ से ये दावे भी किए गए थे कि एएनएफ का कन्विक्शन रेट 97% है, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि एएनएफ किसी के ऊपर झूठा मुकदमा बनाए या केस बनने के बाद किसी मुजरिम को रिहाई मिल सके। मगर जो गवाह उस वक्त मौके पर मौजूद थे, आज उन्होंने ही गवाही दे दी है कि हमने राना सनाउल्लाह के पास से मंशियात बरामदगी नहीं देखी है। शहरियार आफरीदी की तरफ से यह दावा भी किया गया था कि राना सनाउल्लाह के 3 हफ्ते की सर्विलेंस वीडियो मौजूद है, इसकी वीडियो समेत राना सनाउल्लाह से हीरोइन बरामदगी के सबूत भी मौजूद हैं। मगर हम अपने प्रोग्राम में शहरियार आफरीदी के सामने इस केस के फैक्ट्स और कहानी पर सवालात उठाते रहे। वो चीजें क्यों नहीं बताते? सब ये बड़े लोगों को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? कोई प्रोटेक्ट नहीं ये कर रहा। प्रोटेक्शन है, कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। प्रोटेक्शन है। आपके क्लेम पे आपसे सवाल करूं तो आप मुझ पे ये इल्जाम लगाएंगे कि मैं राना सनाउल्लाह को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं आपको। आपने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 हफ्ते तक आप सर्विलेंस करते रहे और उसकी फुटेज भी मौजूद है। ये बात चालान में क्यों नहीं है?
ओपन कोर्ट में प्रोसिक्यूटर यह कहता है कि शहरियार आफरीदी साहब के बयानात को रहने दीजिए, हमारा केस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम चीजें, ट्रायल शुरू होगा, मेरी प्रोसिक्यूशन टीम A to Z तमाम चीजें देगी। किसी को मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, सेफ सिटी 30 दिन के बाद तो फुटेज एक्सपायर हो जाती है, 2.5 महीने तक फुटेज कैसे रखी गई? मैं अब सवाल पूछ रहा हूं। सनाउल्लाह साहब ने रखी होगी। मैं पूछ रहा हूं ना, अपनी हुकूमत से पूछें। देखें, हुकूमत से पूछे यार। शहजाद, हर चीज हुकूमत। नहीं तो किससे पूछूं? आप हमें वो हुकूमत बना रहे हैं जो माजी में हर जगह इंटरफेयर करते थे। हम अपने प्रोग्राम में शहरियार आफरीदी से सवाल करते रहे, मीडिया का बड़ा हिस्सा इस हवाले से उनसे सवाल करता रहा, मगर जवाब में शहरियार आफरीदी सबूत देने के बजाय लोगों को अल्लाह के वास्ते देते रहे और बताते रहे कि जान अल्लाह को ही देनी है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस की मुकम्मल ओनरशिप ली थी, मगर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा इसकी जिम्मेदारी ANF पे डालते रहे कि ये केस हुकूमत के नहीं बल्कि ANF की मर्जी पर बनाया गया था। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक प्रोग्राम में ये एतराफ़ किया कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ बेबुनियाद केस बनाया गया था, और जब ये बात उन्होंने एक इजलास में ANF के अहदेदार के सामने रखी तो मीटिंग छोड़कर चले गए। बड़े मुस्कुराते हुए फवाद चौधरी कह रहे थे कि गलत किया, केस हमने नहीं बनाया था, ANF ने बनाया था। जब हमने सवाल किए तो मीटिंग से छोड़ के चले गए। लेकिन जैसे हमने आपको सुनवाया कि हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत जो है इसकी ओनरशिप लेती रही थी, और फिर इसके बाद असद उमर साहब ने भी यही कहा कि ये केस सियासतदानों ने नहीं बनाया था, ये केस ANF ने बनाया था। राना सनाउल्लाह को कुछ सियासतदानों ने नहीं केस उसके खिलाफ बनाया था, राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस ANF ने बनाया। ANF में सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने केस बनाया, वो केस लेके आए। वो केस जब लेके आए तो उस वक़्त शहरियार अफरीदी वजीर थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछे, उन्होंने कहा जी हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, आज़ाद इदारे हैं, उन्होंने एक्शन लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस की जिम्मेदारी ANF पे डालती रही है, और हमने भी 8 जुलाई 2022 को यानी कि अब से चंद माह पहले राना सनाउल्लाह साहब से ये पूछा था, उनसे ये कहा था कि हमारे इल्म में है कि आपने एक बाअसर शख्स से मुलाकात की और आपने खुद भी गिला किया था कि आपके लोगों ने केस बनाया। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं छुपाता नहीं हूँ, मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा था कि आपके लोगों की इसमें गलती है, यूनिफॉर्म इसमें इस्तेमाल हुआ है। बल्कि वो कह रहे हैं मैंने सिर्फ वर्बली नहीं, मैंने उनको लिख कर भी दिया था, खत भी लिखा था कि आपके लोग इसमें इस्तेमाल हुए। साहब ये बात मेरे नॉलेज में है कि आपने इस मुकदमे का गिला कहीं और पर भी जाके किया है। एक किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब अब आपकी तबीयत बेहतर है, तो आपने बड़ा शिकवा किया कि आप लोगों ने बड़ी ज्यादती की आपके साथ, जिस तरीके से खासतौर पे आपको कन्फाइनमेंट में रखा गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और आपने शिकवा उनसे भी किया। जी, मैंने ये शिकवा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से किया। मैं कोई चीज़ों को जो है वो कोई पॉकेट करने वाला या छुपाने वाला नहीं हूँ। मैंने उनसे मिल के भी किया, मैंने तहरीरी तौर पे भी किया। मैंने बाकायदा उनको एक एप्लीकेशन जो है वो दी हुई है कि ये जो मामला है ये इस तरह से हुआ है, ये लोग इसमें मुलव्वस हैं और आप इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें। और इसमें अदारे की, इसमें यूनिफॉर्म की जो है वो इंसल्ट की गई है, उन्हें जो है वो इन्वॉल्व किया गया, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप इसके ऊपर जो है वो एक्शन लें। आप कह रहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आपने गिला किया था, तो क्या जवाब मिला आपको? इसका मुझे एक्नॉलेज किया गया है, लेकिन अगर एक मतहत जो है वो एक ज़्यादती करता है, एक गैर कानूनी अमल में मुलव्वस होता है और उसके ऐसा मुलव्वस होने में मुल्क की बदनामी होती है, अदारे की बदनामी होती है, तो अदारे का सरबराह जो है उसको उसके ऊपर एक्शन लेना जो है उसकी जिम्मेदारी है। और आज इस केस में जिसमें राना सनाउल्लाह को फांसी भी हो सकती थी, अदालत ने उनको बरी कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, आज का फैसला आपके लिए ज़ाती तौर पे कितना अहम है, क्योंकि ये एक ऐसा बेबुनियाद केस था जिसमें कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था, उसमें इल्ज़ाम बहुत संगीन था कि आपकी गाड़ी से 15 किलो हीरोइन निकली है जिसकी निशानदेही आपने खुद की। अगर आप पे ये केस साबित होता तो आपको फांसी की सज़ा हो सकती थी, और उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के मिनिस्टर्स, DG ANF बड़े कॉन्फिडेंटली आके कहते थे कि कन्विक्शन रेट ANF का 97% है, इसलिए हम कोई झूठा केस नहीं बनाते, और अगर कोई मुल्जिम पे केस बनाते तो फिर वो सच ही साबित होता है। शहजाद साहब, ये बिलाशुबा एक झूठा केस था जो इंतकाम पे मबनी था, और इसमें जो है वो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इसमें साबित कदम रखा और सुरखरू किया। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने ये झूठा केस बनाया था,
एक इंतकामी कार्रवाई के तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो बदनामी और जो लानत उनके हिस्से में आई है, ये भी एक इबरत का मकाम है। और मैं इसमें, मुझे कोई पहले दिन से इसमें कोई शक नहीं था। मैं अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला के फजलो करम से ना उस लम्हे, जब जिस लम्हे मुझे गिरफ़्तार किया ना, उस लम्हे मैं मायूस था। और मुझे आज तक इस बात का यकीन था कि बिलाखिर फ़तह जो है वो हक़ और सच की होगी। और जब मैं हक़ पे हूँ और ये एक झूठा और बेबुनियाद मुकदमा है, तो ये इंशाअल्लाह ताला जो है ये ख़त्म होकर रहेगा। और मैं अल्लाह ताला का भी और उन तमाम साहिबान का, जिसमें आप भी शामिल हैं, मीडिया के दूसरे दोस्त भी हैं, जिन्होंने इसमें जो है वो मेरा भरपूर साथ दिया, मैं सबका जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। राणा साहब, अब ऑब्वियसली आप उस वक्त की हुकूमत को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि आपने आर्मी चीफ से भी, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी गिला किया था इसका। लेकिन आज जो कार्रवाई थी उसमें एक बड़ी अहम चीज़ थी। ऐसा नहीं है कि जज के सामने सबूत रखे गए और जज ने कहा कि ये सबूत काफ़ी नहीं है। आज जो एएनएफ के 2 अपने एहलकार हैं, उन्होंने ये कहा कि हम मौके वारदात पे मौजूद थे और हमने नहीं देखा कि मंशियात आपसे बरामद हुई हो। जबकि इससे पहले चाहे वो डीजी एएनएफ हो उस वक्त के या दूसरे लोग आकर ये कहते थे कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। बल्कि आपकी एफआईआर में ये भी कहा गया था कि आपने खुद बैग की निशानदेही की, आपने कहा इस बैग में मंशियात है, आपने खुद जिप खोल के दिखाई। तो बड़ा, ये तो एक इदारे की साख पे सवाल उठ रहा है कि जो इदारा कह रहा था कि इस हद तक सबूत मौजूद है कि आपने खुद जिप खोली और दिखाई कि ये 15 किलो हीरोइन है, यानी कि उसका वजन भी किया गया होगा उस वक्त, आज उसी इदारे के एहलकार कह रहे हैं कि मंशियात तो बरामद ही नहीं की थी, हम तो मौके पे मौजूद थे। देखें शहजाद, ये जो एहलकार हैं, इसमें एक इम्तियाज़ चीमा साहब जो कि यहाँ पे थाने के एसएचओ थे और तकरीबन पिछले 15 साल में अगर 1500 मुकदमा दर्ज हुआ है तो हर मुकदमा जो है वो एसएचओ की मदीयत में दर्ज होता है। लेकिन इम्तियाज़ चीमा साहब ने उस दिन इस मुकदमे में मुद्दई बनने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जी मैं ये नहीं कर सकता। तो ये एहलकार जो है ये तो पहले दिन से रिलक्टेंट थे। लेकिन मामला ये था कि अब जब हालात ऐसे हुए कि जो दावे किए गए थे कोई सबूत पेश नहीं किया गया, जो सेफ सिटी की फुटेज थी उसने बिल्कुल ही जो है वो हर चीज़ का जो है वो भांडा फोड़ दिया। तो अब इस कानून में ये चीज़ है कि अगर ये गवाह ये गवाही देते कि उनकी मौजूदगी में रिकवरी हुई है और वो बाद में साबित ना होती, तो ये फिर जो सब्सटेंस है, ये हीरोइन है, ये फिर उनके खाते में पड़ती और वो फिर जो है वो इसमें जो है वो जवाबदेह ठहराए जाते। तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि ना कोई उनके अदारे ने सबूत पेश किया और जो सियासी हुकूमत जो उस वक्त जिसने मुकदमा बनाया, क्योंकि इस मुकदमे को बनवाने में सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी का हाथ था और उसका नाम है इमरान खान नियाज़ी। उसने जो है वो जिस तरह से वो FIA के बशीर मेमन साहब से ज़बरदस्ती कहता था कि निकालो कोई ना कोई चीज़, बनाओ कोई ना कोई मुकदमा, इसी तरह से उसने दबाव जो है वो ANF के इदारे पे डाला और उसमें वो कामयाब रहा। और पहले उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को इस काम के लिए जो है वो दबाव में लाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त के जो IG इस्लामाबाद थे वो इस बात में ना आए और उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर उन्होंने जो है वो ये दबाव जो है वो इस अदारे के ऊपर डाला। तो अब ये जो एहलकारान थे, इनको ये मालूम था कि ना कोई अदारे ने सबूत पेश किया है। उस वक्त की सियासी हुकूमत जो है वो भी उनके गुज़रा जो है वो आके मीडिया में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम किस बात में जो है अपनी गर्दन आगे दे दें। पीटीआई के कुछ लोगों का हमने बयान सुनाया, आपने सुना होगा, उनका मौक़िफ़ से बरक्स है। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे हमने मीटिंग में कहा कि गलत कर रहे हैं, तो वो जो अफसर थे ANF के वो वहाँ से उठ के चले गए। और मैं आपको बताऊँ, एक मीटिंग में इमरान खान साहब ने हमें ये बताया था कि उस वक्त के जो एहलकार हैं ANF के, वो उनके पास आए, इमरान खान के पास, उन्होंने अपने लैपटॉप या iPad पे दिखाया कि देखिए ये हमारे पास शवाहिद है, ये तस्वीर है और इस वजह से हमने केस बनाए। तो इमरान खान तो हमें ये बता रहे थे कि केस बनाया गया था पहले और फिर मुझे इत्तला की गई इस बारे में। ये गलत बता रहे थे वो। ही वॉज चीफ एग्जेक्टिव। अगर उसके इल्म में ये बात आ गई थी कि ये केस गलत है, पूरी दुनिया कह रही थी कि ये बेबुनियाद और मनगढ़ंत केस है, तो उन्होंने फिर एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्हें एक्शन लेना चाहिए था ना। उनका एक्शन ना लेना भी जो है उनके जो है वो इसमें मुलव्वस होने की जो है वो गवाही देता है। और उससे पहले जब शहजाद अकबर ने
उस वक्त के जो आईजी पुलिस थे इस्लामाबाद के, उनको ये कहा कि जी ये काम है और ये आपने करना है, आप राना सनाउल्लाह के पार्लियामेंट डॉजेस में जब वो फैसलाबाद गए हों तो जाके वहाँ पे ये थैला रख दें और जब वो वापस आए तो आप वहाँ से वो बरामद कर लें। तो उन्होंने इस बात से जो है वो इनकार किया, उन्होंने माजरत की। तो ये मामला जो है ये तो अब इस बात की एविडेंस जो है वो हमारे पास मौजूद है, और अगर अब ये केस को कंटेस्ट करते तो ये बिल्कुल फिर ये जो अहलकारान थे आगे क्या होना ये जो चाहिए? है ये बच नहीं सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर हमें इनको सज़ा देने से तो हमें कुछ हासिल नहीं था। सज़ा का तल्लक या जो बनती है वो तो उस बंदे की बनती है जिसने वजारत उज़्मा की कुर्सी के उठ के इस किस्म के घटिया इंतकामी हरबे जो है वो रवा रखे ये जो और आपका अपने मौक़िफ़ है मुखालिफिन के खिलाफ ऐसे केसेस बनाए। आपके जो मौक़िफ़ है कि एक इदारे पे दबाव डाल के फिर आप पे केस बनाया गया, ये कोई आम इदारा नहीं है, इसको जो हेड करते हैं वो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर हैं और ये इदारा अब आपके मातहत है, जिसकी साख पे सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने बगैर किसी एविडेंस के केस बना दिया, सिर्फ सियासी दबाव में बना दिया केस। और आपने इस केस का गिला खुद आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी किया था और आपने इन राइटिंग भी दिया था, और मैंने आपसे पूछा था कि उनकी तरफ से जवाब क्या है, आपने कहा एक्नॉलेज कर लिया था। तो अब आपके ख्याल में इस इदारे की साख बहाल कैसे होगी, जो कि बड़ा फख्र से कहता था कि 97% हमारा कन्विक्शन रेट है, हम गलत साबित नहीं होते हैं? क्या करना चाहिए? इदारा आपके मातहत है। नहीं देखें, अदारा जो है वो उस तरह से तो खैर किसी के जो है वो मतहत नहीं होता, अपनी वर्किंग में अपने ऑपरेशन में वो इंडिपेंडेंट होता है। और ये बात तो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे सामने भी तस्लीम की थी। उनकी भी जो है वो उन्होंने कहा कि ये बात जो है वो ये मेरे नोटिस में नहीं है, ये मामला जो हुआ है ये गलत हुआ है, और उन्होंने कहा था कि मैं इसको जो है वो ख़त्म करवाऊँगा। ये भी उन्होंने मेरे साथ जो है वो वादा किया था, लेकिन बहरहाल फिर उनको टाइम जो है वो नहीं मिल सका। लेकिन ये जो गवाहान थे ये जो है वो जब भी हमें मिलते रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो किसी कीमत पे भी जो है वो अपनी गर्दन पेश नहीं करेंगे कि हम ये गवाही दे दें, उसके बाद ये केस जो है ये साबित ना हो और ये हीरोइन का थैला जो है ये हमारे ज़ुम्मे पड़ जाए। तो ये तो पहले दिन से ये बात यानी अयां थी कि इस केस में ना कोई शहादत है, ना कोई इस केस में जो है वो कोई वजन है। साहब मुझे इजाजत दें, आप देखें ना, मुझे इजाजत दें, मैं एक ब्रेक ले लूं, क्योंकि कुछ इल्जाम अब पॉलिटिकल के आपकी हुकूमत की तरफ भी लग रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। राना साहब हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। राना साहब, आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, अब वही इल्ज़ाम आपकी हुकूमत पे भी लग रहा है और इसमें आज़म सवाती का जो केस है वो बार बार डिस्कस किया जाता है। आज जो उनका फार्म हाउस था उसमें तजावुज़ात जो थी उसको मस्मार किया गया, उनका फार्म हाउस सील कर दिया गया। फिर हमने देखा बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कल उनके तमाम केसेस जो थे बलूचिस्तान में वो ख़त्म किए, फिर स्पेशल फ्लाइट के जरिए उनको सखर में लेके गया, मुल्क भर में उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। तो अब कहा जा रहा है कि वही ट्रीटमेंट जो आप लोगों के साथ हुआ आप उनके साथ कर रहे हैं। नहीं शहजाद इकबाल, आप मुझे बताएं कि अगर वही ट्रीटमेंट हम उनसे करते तो फिर मेरा ख्याल है इनमें से 5-7 लोगों के ऊपर तो 20-20 किलो हेरोइन के जो है वो मुकदमा दर्ज होते, और ये भी जो है वो 6-6 माह से 1-1 साल से जेल में होते, या ये नैब के झूठे केसेस में जो है वो 1-1 साल से जो है वो अंदर बंद होते। मामला ये है कि आज़म सवाती साहब के ख़िलाफ़ जो केस दर्ज है, क्या उन्होंने जो है वो 2 अदारों के ख़िलाफ़ एक ऐसी बात अपने सोशल मीडिया या अपने जो ट्विटर पे नहीं की कि जिसमें उसने दोनों अदारों को, यानी अगर उनको कोई अदालत बरी करे तो बहुत अच्छी बात है, उनकी घर बैठे बेल बिफोर अरेस्ट हो जाए ये भी अच्छी बात है, उनकी तमाम केसों में बेल कन्फर्म हो जाए ये भी अच्छी बात है, और अगर मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कोई अदालत बरी कर दे तो फिर वो कहते हैं कि जी आर्मी चीफ को मुबारकबाद होनी चाहिए कि आपने इन डाकुओं को जो है मुजरमों को जो है वो बरी करवा दिया। मीनिंग देयर बाई कि फ़ौज जो है वो अदालतों से फ़ैसले करवा रही है और अदालतें जो है वो दबाव में आके गलत फ़ैसले कर रही हैं। अब उन्होंने अगर ये ट्वीट किया और 2 अदारों को मलाइन किया तो उसके ऊपर अगर किसी शहरी ने या किसी ने शिकायत की है तो मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इस मुकदमे के दर्ज होने में और झूठे मुकदमात बनवाने में और अदारों के सरबराहों को बुला के
चीफ एग्जेक्टिव वजीर आजम की तरफ से मजबूर करने में कि जी आप ये कुछ ना कुछ निकालें, ये मुकदमा दर्ज करें, इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। राणा साहब, एक गलत ट्वीट पे केस बनना एक अलग बात है, लेकिन जो ट्रीटमेंट जिसके बाद इस तरीके से हो रहा है कि आज जो है उनके फार्म हाउस को आप सील कर देंगे और फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट उनके केसेस खत्म करे, आप फौरी तौर पे चार्टर्ड फ्लाइट में उनको सफर ले जाएं, तो जो तरीकेकार होता है उसके बाद उससे पता लग जाता है कि क्या ये आप कानून के मुताबिक कर रहे हैं या ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, शहजाद अगर किसी ने किसी बात पे नाराज हो के किसी ने शिकायत की है, मुकदमा दर्ज हुआ है, कोयटा में हुआ है, सक्खर में हुआ है, कराची में हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद लॉ उसको हैंडल किया जा रहा है ना। ये तो नहीं है कि कोई अपने पास से जो है वो कोई चीज़ें खड़ी करके जो है वो उनके खिलाफ जो है वो कोई और ही मुकदमा जो है वो कायम किया जा रहा है। उन्होंने किया ट्वीट है, लेकिन मुकदमा उनके ऊपर जो है वो क्लाशनकोफ का बनाया जा रहा है। इसी तरह से जो उनके आपने फार्म हाउस की बात की है, ये बात जब आज मीडिया पे चली है तो मैंने इसका मालूम किया है, उनके फार्म हाउस में इलीगल जो है वो कंस्ट्रक्शन थी, उन्हें नोटिस दिया गया, उन्होंने अदालत से स्टे लिया, अब आगे अदालत से उनका स्टे खारिज हुआ है तो सीडीए ने जो है वो कार्रवाई की है। अच्छा, इसकी पूरी बात की टाइमिंग पे बड़े सवाल उठते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम है। ये बता दें, अभी इमरान खान साहब ने कहा है कि हम दिसंबर में असेंबलियां तहलील कर रहे हैं, परवेज इलाही साहब चाहते हैं कि असेंबलियां कुछ और देर चलनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब मैं कहूंगा वो असेंबलियां तहलील कर देंगे। क्या आपके भी कोई राब्ते हैं, क्योंकि आज कुछ टिकर्स जो है जराए से भी आए, कुछ आपके हवाले से भी टिकर आए कि आप चाहते हैं चौधरी शुजात से हम बातचीत तो करें लेकिन अब कोई डबल गेम ना हो। क्या आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि परवेज इलाही अगर सीएम रहे, आपकी मदद से सीएम रहे, तो आपको काबिल कबूल है? नहीं, देखिए, इस बारे में कोई बात जो है वो इस तरह की नहीं हो रही, लेकिन हमारा एक सियासी जमात के तौर पे, सियासतदान के तौर पे या पीडीएम की जो क़यादत है उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर गैर मशरूत बात जो है वो अगर की जाए तो वो बात करने को तैयार हैं। और इस वक्त कोई इलेक्शन का या असम्बलियाँ तोड़ने का तो कोई इशू दरपेश नहीं है मुल्क को। जो इशूज़ इस वक्त दरपेश हैं, जिनको हल करने के लिए सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए, उन इशूज़ पे आगे बात करें और उसके साथ मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इमरान खान कहते हैं, अगर इमरान खान परवेज इलाही को कहते हैं असेंबलियाँ तोड़ें और परवेज इलाही असेंबलियाँ नहीं तोड़ने चाहते, तो क्या नून लीग फिर मदद करेगी कि आए हमारे नंबर लें और आप हमारे नंबर्स की मदद से वजीर आला रहें? क्या नून लीग ये कहेगी? ऐसी सूरत हाल में जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो गौर किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर कोई फैसला करने की अथॉरिटी मेरी अकेले की तो नहीं है। डिस्कशन हो रही है, आज भी आप लोगों की मीटिंग थी, कोई बातचीत हुई इस हवाले से? क़यादत करेगी। देखिए, इस हवाले से जब तक कोई चौधरी परवेज इलाही की तरफ से बात नहीं होगी तो उस वक्त तक ऐसी बात मफरूज़ों के ऊपर जो है वो हम तो कोई मतलब आप पेशकश नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी चौधरी परवेज इलाही साहब ने हमारे साथ दुआए खैर करके, खाना खिला के, मठियाई तकसीम करके, मठियाई जरदारी साहब को पहुंचा के, उसके बाद जो है वो उन्होंने जो किया वो आपके सामने। राणा साहब, आप पेशकश नहीं करेंगे इस चीज़ की उनको? जी, हम पेशकश नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसके ऊपर जो है वो उस वक्त गौर किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद बात करें। ईरान का सिर्फ 6.7 अरब डॉलर के ज़खायर इस वक्त हुकूमत के पास रह गए हैं। क्या मुश्किलात हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स को, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क में इस वक्त डॉलर्स की शदीद किल्लत है और डॉलर्स के इस वक्त किल्लत ने मुल्की मईशत के तकरीबन हर शोबे और कारोबार को बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। स्टेट बैंक के पास इस वक्त सिर्फ 6.7 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर बाकी रह गए हैं, जो 4 साल की कम तरीन सतह पर हैं और बमुश्किल 1 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। और इस माशी बहरान की कैफियत में IMF प्रोग्राम की बहाली में ताख़ीर ने आने वाले दिनों में माशी हालात पर मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। मार्केट में डॉलर्स की किल्लत के बायस चाहे अद्वियात बनाने वाली कंपनीज हो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सबको खाम माल की दरामदाद में शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि फल, सब्जियों और फार्मिंग मुर्गियों की ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल होने वाले सोयाबीन के कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंसने की वजह से आने वाले दिनों में बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों की कीमतें आसमान पर जाने का खदशा पैदा हो गया है। मार्केट में डॉलर्स की किल्लत की वजह से LCs जारी ना होने के मसले के अलावा इस वक्त एक बड़ा मसला ये भी है कि मुल्क में इंटर बैंक और ओपन मार्केट के साथ साथ तीसरी मार्केट ने भी जन्म ले लिया है, जहां डॉलर्स की ब्लैक में खरीदो फरोख्त जारी है।
अमेरिकी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में इस वक्त मनी चेंजिंग मार्केट्स के पास डॉलर्स खत्म हो चुके हैं और ओपन मार्केट के मुकाबले में एक मुतबादिल ब्लैक मार्केट कायम हो चुकी है, जहां लोग आम रेट से 10% ज्यादा अदायगी करके डॉलर्स खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि हुकूमत ब्लैक मार्केट में होने वाले डॉलर्स के इस कारोबार को रोकने में अब तक नाकाम है। मुल्क में इस वक्त डॉलर्स के ज़खायर 4 साल की कम तरीन सतह पर हैं, मगर इसके बावजूद मुल्क से डॉलर्स की अफगानिस्तान में स्मगलिंग की जा रही है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली खबर के मुताबिक इस वक्त कीनू के कंटेनर्स में पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान मुंतकिल किए जा रहे हैं और इस स्मगलिंग में कानून नाफिज करने वाले एहलकार भी मुलविस हैं। मुल्क में जारी डॉलर्स का बहरान शदीद से शदीद होता जा रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत ने गैर मुल्की एयरलाइंस को $22.5 करोड़ की अदायगी भी रोक दी है, जबकि गूगल को अदायगियों का मामला भी ताखीर का शिकार है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। वो सेक्टर्स जिनकी इस वक्त एलसीज नहीं खुल रही हैं या उनके कंटेनर्स इस वक्त पोर्ट पर मौजूद हैं, उनको क्या मुश्किलात इस वक्त हो रही हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद है फारूक बुखारी साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करें वहीद अहमद साहब, जो कि पैटर्न एंड चीफ ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले फारूक बुखारी साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को क्या मुश्किलात हैं? क्या आपके कंटेनर्स पोर्ट पर मौजूद हैं और वो रिलीज नहीं हो रहे, या एलसीज नहीं खुल रही हैं? क्योंकि जो खबर है वो ये है कि आप लोग रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन डॉलर शॉर्टेज की वजह से कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है जी, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। एलसीएम में रिफ्यूज कर दी गई हैं और वो रीजन उनका मौक़िफ़ यही रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वर्बल इंस्ट्रक्शन दी हैं एंड सेकेंडली उन डॉलर की शॉर्टेज है। अच्छा, इस पे मैं ये थोड़ा हाईलाइट कर दूं कि हमारे एसओपी के मुताबिक फार्मास्यूटिकल के हम कुछ महीने का एपीआई जो खाम माल हमारा तो हम रखते हैं, वो कुछ महीने हमारे 15 दिन बाद फाल हो जाएंगे। हैविंग सेड दैट, अगर मजीद डिले किया तो 15-20 दिन बाद कुछ आइटम्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो गायब होना शुरू होने की मार्केट से, जिससे ब्लैक मार्केटिंग और खाम माल जो है ब्लैक में बिकेगा और जब मेडिसिन जो वो जाली अदवायत का बाजार गर्म हो जाएगा। तो क्योंकि आप लोगों का जो मामला है वो एलसीज खोलने के हवाले से कि एलसी खोली नहीं जा रही, क्योंकि आप लोगों का जो रॉ मटेरियल है आपको पहले से स्टॉक उसका रखना पड़ता है, तो कंटेनर्स इस वक्त नहीं फंसे हुए हैं। नई एलसी जो आप खोलना चाह रहे हैं, बैंक वो नहीं खोल रहा डॉलर शॉर्टेज की वजह से। जी बिल्कुल ऐसा है, कुछ हमारे कंटेनर्स भी फंसे हुए पोर्ट पे, लेकिन ज्यादा इशू एलसीज का है क्योंकि हमें 60 डेज चाहिए कि हम अपना रीस्टॉक कर सकें। 40 डेज शिपिंग टाइम है, 10 दिन प्रोसेस टाइम है, 5 दिन पोर्ट से टाइम है। तो 60 डेज के अंदर आज हम एलसी बुक कराते हैं, 60 डेज बाद हमें प्रोडक्ट मेडिसिन मार्केट सप्लाई कर सकते हैं। और बैंक आपको कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शंस है, इस वजह से नहीं हम खोल सकते एलसीज। जी, उनका मौक़िफ़ यही है कि हमें वर्बल इंस्ट्रक्शंस है और मोर ओवर डॉलर की शॉर्टेज है। सही। वही साहब, ये खबरें भी काफ़ी दिन से हैं कि जो वेजिटेबल हैं उनके जो कंटेनर्स हैं वो भी पोर्ट पर मौजूद हैं, जिस वजह से यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है, चाहे वो प्याज हो या अदरक हो, और इनकी कीमतें लोकल मार्केट में बढ़ती जा रही हैं। कितना बड़ा ये मसला है? कितने कंटेनर्स इस वक्त पोर्ट पे फंसे हुए हैं और क्या इशू है इस वक्त, क्यों नहीं रिलीज किए जा रहे? 550 कंटेनर्स पोर्ट पे थे प्याज के, जिंजर और गार्लिक के, और $5.5 मिलियन इसकी जो है वैल्यू बनती है। और ये एक हफ्ते से मसला बना हुआ था। मिलियन डॉलर का, जी हाँ, मिलियन डॉलर का ये माल था। और 2 दिन पहले हमने मिनिस्ट्री से बात की और ये क्लियरेंस होना शुरू हो गई है स्टेट बैंक से। जो हमारे कमर्शियल बैंक है उनको जो डॉक्यूमेंट से रिलीज होना शुरू हो गए हैं, मगर मैं ये कहूँगा 60-70% डॉक्यूमेंट रिलीज हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि आगे भी जाके हम रिलीज करेंगे। मगर बात ये कि हमें ये नहीं पता 3 दिन के बाद कि फिर ये काम ना रुक जाए। आज से 2.5 महीने पहले हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री और नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ मीटिंग हुई थी कि उन्होंने हमें मीटिंग इसलिए कॉल की थी कि सैलाब की वजह से जो फसलों को नुकसान हुआ है और हमें इंपोर्ट करनी है, तो उन्होंने बोला कि क्या प्लान्स होना चाहिए। तो हमने उनको सबसे पहले कहा, एक तो आप इंपोर्ट अलाउ करें, दूसरी बात है कि जितनी भी लेवी, जितनी भी टैक्सेस हैं वो ख़त्म करें, तीसरी बात हमने उस वक्त भी जो है डॉलर्स की जो एक मार्केट में खबर चल रही थी, हमने ये भी कहा कि अगर आप 3 से 4 महीना में ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा तो हमें आप जो है डॉलर्स भी देंगे। अगर अभी भी पैनिक के मार्केट में लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं, फिर वही बात कर रहा हर एक के पीछे से रेट महंगा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री वो भी इससे मुतासर हो रही है क्योंकि उनके कंटेनर्स भी इस वक्त पोर्ट पर मौजूद हैं, वो भी रिलीज नहीं करवा सक रहे हैं। बताइएगा चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि आप लोगों के इश्तिहार भी काफ़ी दिन से चल रहे हैं कि जो सोयाबीन है, कनोला है, जो कि फीड है चिकन्स की, वो आप लोग नहीं पोर्ट से रिलीज करवा पा रहे।
कितना बड़ा मसला है, कितना आप लोगों का स्टॉक इस वक्त जो है मौजूद है पोर्ट पर? जी अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हमारे 9 शिप खड़े हैं, 7 शिप जो है ना समुद्र में है, 2 अनलोड हो चुके हैं जिनकी पेमेंट ऑलरेडी ड्यूटी समेत पेड हो चुकी है, लेकिन वो किसी वजह की से रिलीज नहीं हो रही, 20 अक्टूबर से बंद पड़े हैं। कल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि इनके जहाज रिलीज कर दिए जाएं, लेकिन अभी तक हमें को आरओ नहीं मिला। कल हम एक और प्लेटफॉर्म था एफटीओ का, उसके पास भी गए थे, उन्होंने भी कल ऑर्डर कर दिए, लेकिन अभी तक हमें रिलीज ऑर्डर नहीं मिले। अगर ये मंडे तक हमें रिलीज ऑर्डर मिल जाते हैं तो 5-6 दिन में हमें मील मिल जाएगा। अगर खुदा का खास्ता ऐसा हुआ कि ये फिर डिले हो गया तो क्राइसिस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम तकरीबन महीने की 12 करोड़ चूजा प्रोसेस करते हैं, जो 40 लाख मुर्गी महीने की मार्केट में आती है, और 3.5 करोड़ अंडा भी आता है। ये दोनों शार्ट होना शुरू हो गए हैं। अगर हमें अब मिल भी जाए तब भी ये आगे जाके 1-1.5 महीने की शॉर्टेज आ जाएगी। तो मेरी दरख्वास्त है कि जो ऑर्डर हो गए इन पे अमल दरामद कराया जाए। मैं वज़ीर आज़म से, मिनिस्ट्री फूड तारिक बशीर चीमा साहब से दरख्वास्त करता हूँ आपके तवज्जुह से कि हमें रिलीज ऑर्डर भी मिल जाए ताकि हमारा काम चल सके। सही। अब अशरफ साहब मुझे जरा बताइएगा, मैं अब तीनों से आपसे बारी बारी जान लेता हूं कि जो इस वक्त मुल्क की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिचुएशन है वो हम सबके सामने है। $6.7 बिलियन है। अल्लाह का शुक्र है अब तक हमने कोई फॉरेन जो पेमेंट्स हैं हमारी अदायगियां उन पे हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, लेकिन ये एलसीज के मामलात हैं, कंटेनर्स फंसे हुए हैं, ये रिलीज नहीं हो पा रहे। तो अशरफ साहब क्या सोल्यूशन क्या नजर आ रहा है इसका, क्योंकि आप लोगों ने सोयाबीन कनोला इंपोर्ट तो करना है। मुझे याद है इस बजट में काफी बात की थी मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि हम इसकी प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान में करें ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, बट फिर शॉर्ट टर्म में सोल्यूशन क्या है? आपको इंपोर्ट करना है, वरना आप कह रहे हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, हुकूमत कह रही है हमारे पास डॉलर्स बड़े महदूद हैं, हम ओपनली एलसीज नहीं खोल सकते, ना कंटेनर्स को फ्रीली रिलीज कर सकते हैं जैसे माजी में करते थे शॉर्टेज की वजह से। क्या करें फिर? देखिए, ये फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टफॉल तो है, लेकिन अगर ये रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट नहीं होगा तो फिर हम फूड कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? पब्लिक को फूड तो चाहिए ना, कहीं प्रोटीन लेवल। हम जो बात कर रहे हैं हम तो एक बेहतर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, उसमें अंडा है, मुर्गी है, डेयरी है। और दूसरी मैं बात जो बार बार करता हूँ कि अगर ये पोल्ट्री की सनत कहीं रुक जाती है तो मुल्क के अंदर जो चीजें पैदा हो रही हैं, जैसे मक्की है, ऑयल सीड है, उसमें कनोला है, सरसों मिल है, ग्वार मिल है, ये भी इनका कोई फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि इसका जितना भी साइड रॉ मटेरियल है तेल के अलावा हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारे भी इफेक्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ मौजूद थे। डॉलर शॉर्टेज की वजह से मामला संगीन होता जा रहा है। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि पहले जो कंपनीज डिविडेंड अपना बाहर भेजना चाहती थी वो नहीं भेज पा रही थी, फिर जो मशीनरी इंपोर्ट करनी थी उसके पार्ट इंपोर्ट करने थे, वहां पे मसाइल पैदा हुए, और अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्बली कमर्शियल बैंक्स को कह रहा है कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट के लिए भी एलसीज ना खोली जाएं, जिसकी वजह से मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में जो खाने पीने की अशिया हैं या अद्वियात हैं उनकी कीमत में इजाफा हो जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।